नमस्कार। आप सभी का इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आनंद पारासर और आज का विषय है साथियों सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 2023 के जो विद्यार्थी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था जिसमें ऑनलाइन साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है और एक दूसरा है ऑनलाइन साक्षात्कार के संदर्भ में मार्गदर्शन कक्षाएं हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है। तो उस मार्गदर्शन कक्षाओं में प्रत्येक जो इतिहास का जो कालखंड है, साहित्य के इतिहास का कालखंड के साथ में जो काव्य शास्त्र, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों को मैंने संकलित कर रहा हूँ। हिंदी मानस पर ये प्रक्रिया प्रारंभ है, तो मैं आपके समक्ष इससे संबंधित जो प्रश्न हैं तो आप प्रश्नों को देखें और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है या कमेंट्स के जो जहाँ टिक्का टिप्पणी होती है वहाँ पर इसको पिन करके सांकेतिक रूप से इसको दर्शाया गया है। ऐप की लिंक को आप सीधे, अभी थोड़ी तकनीकी समस्या आ रही है, उसके उपरांत भी आप वेबसाइट के माध्यम से इसमें लिंक में जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कम राशि के अंदर ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है साथियों। बहुत श्रेष्ठ संकलन मैंने प्रयास किया है प्रश्नों का। आप प्रश्नों का स्तर देखिए, अगर आपको उपयुक्त लगता है तो आप जुड़े। जैसे सबसे पहले एक कालखंड अपने साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और प्रमुख ग्रंथ। इसमें जैसे पहला प्रश्न है, क्या हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता है क्या? इनके उत्तर दिए हुए हैं। दूसरा जैसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक माना जा सकता है। अगला प्रश्न जैसे कि कुछ विद्वान उर्दू को भी हिंदी की उपभाषा मानते हैं, साथ में दावा करते हैं कि ब्रज भाषा आदि की तरह उर्दू के साहित्य को भी हिंदी साहित्य का अंग माना जाए। तो क्या उर्दू के साहित्य को हिंदी के साथ अंतर्भाव किया जाना उचित है क्या? ये प्रश्न है। आदिकाल के अंतर्गत किन किन भाषाओं को हिंदी के अंतर्गत रखा जा सकता है? ये प्रश्न है। इतिहास के संदर्भ में हिंदी साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए, इसका उल्लेख है इस प्रश्न में। इसी प्रकार सामान्य स्तर के प्रश्न है, इतिहास क्या है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है, इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। इनके साथ में इनके उत्तर भी दिए गए। साहित्य किसे कहते हैं, तो इसमें साहित्य की परिभाषा देखिए, फिर महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनकी परिभाषाएं उल्लेखित कर रखी है। 2 साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त है 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल आदि को साहित्य के इतिहास की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है। काल विभाजन क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न है। काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है, ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो साथियों ये प्रश्न है, ये इतिहासकार और आलोचक में क्या अंतर होता है। और इसी प्रकार आगे के प्रश्न कि इस्तवादा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी की क्या कमियां नजर आती है, या इसमें अनेक त्रुटियां होते हुए भी इसको इतिहास ग्रंथ क्यों माना जाता है, ये प्रश्न है। ग्रीसन का जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की क्या क्या विशेषताएं आपको नजर आती है। मिश्र बिंदु विनोद की क्या कमियां हैं। इतिहास, साहित्य के इतिहास के शुक्ल जी क्या परिभाषा देते हैं, शुक्ल जी के इतिहास की क्या विशेषताएं हैं, शुक्ल जी के इतिहास में क्या क्या कमियां आपको लगती है। तो ये कुछ प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ आप, ये एक पीडीएफ है, जैसे मैं वीडियो बनाता जाता हूँ वैसे के वैसे तत्काल ये दूसरी पीडीएफ भी फाइल भी आपके समक्ष खोलता हूँ मैं, उससे आप देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है। जैसे एक प्रश्न मैं खोलता हूँ विद्यार्थियों, ये दूसरी एक पीडीएफ खोल रहा हूँ, उसको आप देखें। और थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको, और एक सेकंड साथियों। थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। जैसे आदिकाल के संदर्भ में प्रश्न बनाया था मैंने कि
एक मिनट साथियों, इसको बंद करके ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। वर्ड में इसको खोला जाए, आप रुकिए। ये जैसे एक आदिकाल के संदर्भ में पहला भाग है। जैसे जैसे मैं व्याख्यान डाल रहा हूँ, उसके उपरांत पीडीएफ डाल रहा हूँ, व्याख्यान में महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आदिकाल के नामकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, बताएं। आप किस नामकरण को सबसे उपयुक्त मानते हैं, ये प्रश्न हो गया। इसका उत्तर भी इसके साथ में है, जो भी महत्वपूर्ण मैंने अपनी भाषा में उसको उल्लेखित किया है। शुक्ल जी का वीर गाथा काल नाम उपयुक्त क्यों नहीं है। आदिकाल के बाद में आप कौन से नाम को उपयुक्त मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उक्त मत के बावजूद राहुल शंकराचार्य द्वारा निर्धारित सिद्ध सामंत काल का किन कारणों से उसको उचित नहीं माना जाता है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। डिंगल और पिंगल क्या है। संकुचित राष्ट्रीयता क्या है। आदिकाल की क्या क्या समस्याएं हैं। आदिकाल में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य के बारे में बताइए। सिद्ध साहित्य की विशेषता बताएं। सिद्ध साहित्य में शिल्प पक्ष के बारे में बताएं। चर्यापद क्या है। संध्या भाषा शैली किसे कहते हैं। महामुद्रा क्या है। महासुखवाद क्या है। पंचमकार क्या है। शून्य साधना क्या है। सिद्ध साहित्य पर क्या क्या आक्षेप लगाए जाते हैं। सिद्ध साहित्य की क्या क्या देन है। सर्पा को पहला कवि माना जाता है तो क्यों माना जाता है, इसको सबसे अच्छा समझाया। जैसे उत्तर भी देखें आप, वे 84 सिद्धों में पहले थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्य छूट गया था और बोलचाल की सब भाषा सब शैली उपयोग में आई थी। वर्ण विषय चेतना की दृष्टि से उनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर है। और तीसरा आधार है, सरपा को हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का कारण है उनकी शैली। ऐसे सब दिया हुआ। नाथ साहित्य क्या मानते हैं। नाथ साहित्य की विशेषताएं। हठयोग क्या है। षटचक्र अवधारणा क्या है। नाथ साहित्य की प्रवृत्ति साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा। गोरखनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं। सिद्धों नाथों में समानता, सिद्धों नाथों में अंतर। जैन साहित्य के बारे में बताएं। जैन साहित्य की विशेषता बताएं। प्रमुख जैन कवियों के बारे में बताइए कि नहीं, 4-5 का पूछा चला जाए तो। जैन साहित्य की प्रवृत्ति साहित्य को क्या क्या देन है। रास क्या है। पद्धति या बंद किसे कहते हैं। ये ऐसे करके महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। इसके अलावा एक पीडीएफ और दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके उपरांत अगर आपको उपयुक्त लगता है तो आप मेरी इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। आदिकाल के प्रश्नोत्तरी के बारे में बता देता हूँ। जैसे दूसरा और तीसरा भाग इसमें है। रासों की उत्पत्ति के संदर्भ में बताएं। और प्रमुख रासो ग्रंथ और ग्रंथकार कौन कौन से हैं। आप इसको किस प्रमाणिकता में रखते हैं, अप्रमाणिकता या अर्ध प्रमाणिकता में। अर्ध प्रमाणिकता वाले विद्वान, अप्रमाणिक वाले विद्वान कौन से हैं। अप्रमाणिक वाले जो मानते हैं इनको किन आधारों पर इसको अप्रमाणिक घोषित करते हैं पृथ्वीराज रासो को। और कुछ प्रश्न हो क्षमा करें। और प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले किस कारणों से इसको प्रमाणिक मानते हैं। और रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। आप पृथ्वीराज रासो आपके पाठ्यक्रम में संलग्न है। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके कुछ पद सुनाए। श्रृंगार भी रस का छप्पा सुनाए। प्रवृत्ति साहित्य को क्या देन है रासो की। विशलदेव रासो के बारे में आप क्या जानते हैं। और इसी प्रकार स्त्री चेतना का उद्गार भी इसमें मिलता है। इससे संबंधित प्रश्न संकलित है। परमार रासो के बारे में बताएं। फिर बाद में खुमान रासो के बारे में बताएं। विद्यापति की कीर्ति लता कीर्ति पताका के बारे में बताएं। और विद्यापति को श्रृंगारी माना जाए या भक्त कवि माना जाए, आप किसे मानते हैं, ये प्रश्न है। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले क्या तर्क देते हैं। विद्यापति काव्य की कुछ विशेषता बताइए। अमीर खुसरो के बारे में बताएं, ये प्रश्न है। अमीर खुसरो की पहली मुकरिया के बारे में रामकुमार वर्मा ने इनके 6 प्रकार बताए, उनका उल्लेख है। आदिकाल में गद्य साहित्य के बारे में बताइए। लौकिक साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य की विशेषताएं। तो ऐसे करके साथियों, जहाँ तक है कि इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। तो आप, अगर आपको उपयुक्त लगता है ये प्रश्न संतोषजनक है तो आप जुड़ें।
इसी प्रकार भक्ति काल के संदर्भ में भी आपको बहुत सारे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जिसमें उनकी दार्शनिक पीठिका के संदर्भ में विवरण रहेगा। उसी के बाद कबीर की भक्ति भावना कैसी है, कबीर कवि है या समाज सुधारक है, यदि समाज सुधारक है तो कैसे माना जाए, कवि है तो उनको कवि के रूप में उनका काव्यत्व है उनके बारे में आप विचार करें। समाज सुधारक कैसे हैं, भक्त कैसे हैं, कबीर का रहस्यवाद बताएं, कबीर और दादू की तुलना कीजिए, और कबीर का नारी विषयक दृष्टिकोण क्या है, कबीर का रचना कर्म किस प्रकार कार्य करता है, कबीर की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, कबीर का समाज दर्शन क्या है, कबीर की विद्रोहात्मक जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बताएं। ऐसा करके अनेक प्रश्न जो कबीर और संत काव्य के बारे में जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो उपयुक्त लगता है तो लाइक करें, इसको पसंद करें, साझा करें, टिप्पणी करें। और इसी के साथ में अगर इस पाठ्यक्रम से आपको इस पाठ्यक्रम से जुड़ना है तो नीचे आपको इसकी लिंक दी हुई, उसको आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। अनेक साथी इससे जुड़े हुए हैं। मेरा उद्देश्य है कि सभी अधिकाधिक जो विद्यार्थी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं वो इस पाठ्यक्रम को से जुड़े और इसके आधार पर अपने तैयारी में सहायक सामग्री के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध रहेगी। तो आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।